ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। अब ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है उसकी बात करें। तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन इट इज अ प्रोसेस initialize data members of object। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को जिसमें ये काम किया जाएगा क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। अब इसको अगर मैं रियल टाइम स्टोरी से आपको समझाऊं तो रियल टाइम स्टोरी में सपोज करिए कि आप किसी और किसी कॉलेज में अपना एडमिशन लेने जाते हैं, लाइक बीटेक आप करना था। तो जब आप किसी कॉलेज में एक स्टूडेंट बनकर जाएंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट आपको कंसीडर करेगा कि आप एक ऑब्जेक्ट हो गए उसके लिए। अब सोचो जब आप किसी कॉलेज में बीटेक करने जाएंगे तो आपको इनिशियलाइज किया जाएगा। इनिशियलाइज किया जाएगा का मतलब आपका रोल नंबर, ठीक है, आपकी ब्रांच क्या है, आपका कोर्स कौन सा होगा, तो ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। अच्छा ये सारी बातें आपको कितनी बार बताई जाएंगी 4 साल के कोर्स में? रोल नंबर कितनी बार बताया जाएगा? एक बार। आपका ब्रांच, आपका कोर्स, आपका कॉलेज कितनी बार? एक एक बार होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जब आप एक इंजीनियर स्टूडेंट बनकर किसी कॉलेज में जाते हैं तो आपका क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। और उस इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में क्या किया जा रहा है, जो आपके वो प्रॉपर्टीज जो 4 साल तक हमारी होंगी आपके पास, उनको हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज यानी असाइन कर रहे हैं। तो वहां पर वो प्रोसेस क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडमिशन। तो एडमिशन जो प्रोसेस है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, यही तो सब कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सोचिए आपका बीटेक पूरा हो गया, ठीक है, अब आपकी जॉब लग गई। अब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में एज एम्प्लॉय काम करेंगे तो अब आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब आप एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनकर काम कर रहे हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनकर काम कर रहे हैं वहां पर भी तो आपको इनिशियलाइज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा सर? आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपकी सैलरी, आपका डिपार्टमेंट, ठीक है, आपकी पोजीशन क्या होगी, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। कब मिलेंगी? जब आप 2 साल काम कर लेंगे तब नहीं, जब आपका क्या चल रहा होगा, इंटरव्यू चल रहा होगा या आपकी जॉब का जब पहला दिन होगा तो आपको इनिशियलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन में अगर आप एक इंजीनियर स्टूडेंट हैं तो एडमिशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। और अगर आप एक एम्प्लॉय बनकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो आपका जो इंटरव्यू हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है, आपका इनिशियलाइजेशन, या जो आपका पहला दिन होगा वो क्या है, आपका इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। तो यही सेम कहानी अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई कर दूं तो मैंने जैसे ही अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, मैं चाहता हूं वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाए, मतलब इनिशियली उसके अंदर क्या आ जाए, कुछ डेटा मेंबर्स मेरे आ जाने चाहिए। तो ये डेटा मेंबर्स लाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, क्योंकि वहां पर तो कहानी में एडमिशन हो गया, कहानी में तो इंटरव्यू हो गया, प्रोग्रामिंग में वो चीजें कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। तो पाइथन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस कंसेप्ट को देने के लिए एक हमें कंसेप्ट देती है, इसका नाम है कंस्ट्रक्टर। तो हम लिखेंगे पाइथन प्रोवाइड्स concept of constructor for object। पाइथन के अंदर कंसेप्ट आया किसका, कंस्ट्रक्टर का। क्या काम करेगा कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने वाला काम करेगा। तो अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसकी बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर एक मेथड ही होता है, कोई नई चीज नहीं है। तो अब तक हमने मेथड पे काम करना सीखा ही है। कोई भी मेथड जो हम पाइथन क्लास में बनाते हैं उसका नाम रखते हैं, उसमें सेल्फ आर्गुमेंट देते हैं, ठीक है। तो सेम हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो पाइथन का एक मेथड ही होता है।
अच्छा, जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुई हैं लाइक सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ऑब्जेक्ट बने होंगे उनमें, तो वहां पर भी तो ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन हुआ होगा। आंसर इज यस। लेकिन वहां पर जब ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर के थ्रू करवाया गया तो कंस्ट्रक्टर का क्या नाम होगा वो उन लैंग्वेजेस में अलग कंसेप्ट है। पाइथन में कंस्ट्रक्टर होगा, उसका नाम क्या होगा ये अलग कंसेप्ट है। जैसे सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट में कंस्ट्रक्टर का नाम वही रखा जाता है जो हमारी क्लास का नाम है। मतलब सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट में कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जिसका नाम आप अपनी पसंद का नहीं देते, जिसका नाम आपको वही रखना होता है जो आपकी क्लास का नाम है। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना था, तो यहाँ पर भी कंसेप्ट आया कंस्ट्रक्टर का। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नाम वो नहीं होता है जो आपकी क्लास का नाम है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नाम एक स्पेशल मेथड से दिया गया, और वो जो स्पेशल मेथड है उसका नाम होता है डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। मैं लिख देता हूँ इन पाइथन कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड वो स्पेशल मेथड का नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड which is automatically executed whenever object of class। जैसे ही आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही कंस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ, बहुत आसान कंसेप्ट है। देखते हैं। ये देखिए, तो मैंने क्या करा, B1 ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, B2 ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का। तो जैसे ही मैंने B1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करा वैसे ही कंस्ट्रक्टर पाइथन ने कॉल किया होगा, तो मैं कंस्ट्रक्टर को अपने प्रोग्राम में डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने लिखा डेव अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल। अभी क्या करते हैं, अभी जस्ट मैं इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ जिससे कि आपको पहले ये समझ में आएगा कि ये कंस्ट्रक्टर है और ये अपने आप कॉल होता है। तो लिख दिया मैंने अब मैंने अपनी क्लास बनाई, मैंने अपनी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो ये नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। कंस्ट्रक्टर तब चलता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। अब मैंने क्या करा, इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, तो कितनी बार चलेगा, दो बार। एक बार कब, जब ये ऑब्जेक्ट बना होगा तब, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बना होगा तब, चला दो बार कंस्ट्रक्टर। तो इस तरह से आपकी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब क्या मैं किसी भी कंस्ट्रक्टर को खुद कॉल कर सकता हूँ? ये तो अपने आप चल रहा है, हमने कहा खुद भी कॉल कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन करना चाहो तो मना भी नहीं है, यानी कि B1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर आपने खुद भी कॉल कर दिया, B2 पे भी कॉल कर सकते हो।
तो आप चाहे तो कंस्ट्रक्टर को खुद भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब खुद कॉल करेंगे तो क्या फायदा हुआ पाइथन के कॉल होने का। पाइथन भी कॉल कर रहा है तो उसका एडवांटेज लो। ठीक है, तो अब जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू कॉल द कंस्ट्रक्टर बाई प्रोग्राम। तो जब पाइथन कर रहा है कॉल तो आप उसका एडवांटेज लीजिए। तो अब देखो, ये जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करूं, प्रिंट लिखूं? हमने कहा नहीं, प्रिंट तो सिर्फ चेक करने के लिए था कि ये चलता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे? हमने कहा देखो यूज कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर प्रिंट b1 डॉट नेम, और मैं लिखूं प्रिंट b2 डॉट नेम, तो b1 का नेम है ही नहीं, b2 का नेम है ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी कंस्ट्रक्टर तो बनाया लेकिन कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज तो मैंने कुछ करा ही नहीं। करूंगा अभी मैं, एरर आ गई, कह रहा है बैट्समैन के अंदर नेम तो है ही नहीं। अब मैं करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे उसकी बात करें। जब आपका ये वाला कोड चलता है, कंस्ट्रक्टर जब आपका कॉल होता है, तो ये जो हमारा b1 है, ये b1 कहाँ जाके कॉपी हो गया? सेल्फ। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैं सेल्फ का इस्तेमाल करता हूं तो वो किसको रेफर करेगा? b1 को। कब? जब ये लाइन चल रही है। ठीक है, और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली, तो इस लाइन के एग्जीक्यूशन पे जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो सेल्फ का मतलब b1 नहीं होगा, अब सेल्फ मतलब क्या हो जाएगा? मेरा b2 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को सेल्फ में स्टोर कर दिया जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर मैसेज के साथ साथ लिख दिया सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू विराट। अब जरा देखिए, यहाँ पर सेल्फ का मतलब कौन है? b1 है या b2 है? तो हमने कहा ऐसा नहीं बताएंगे, पहले बताओ कि ये कंस्ट्रक्टर किस ऑब्जेक्ट पे चल रहा है। जिस ऑब्जेक्ट पर ये कंस्ट्रक्टर चलेगा वो ऑब्जेक्ट सेल्फ में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं ये वाली लाइन चलाऊंगा तो इस लाइन में ऑब्जेक्ट बन रहा है b1 वाला, तो सेल्फ में कौन आ गया? b1 आ गया। तो आप क्या मान सकते हैं कि ये b1 है। b1 का नेम क्या इनिशियलाइज हो गया? विराट। अब जब ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस बार B2 कहां चला जाएगा? सेल्फ में। तो यही लाइन जब B2 ऑब्जेक्ट पर ये कंस्ट्रक्टर चल रहा है तो यही लाइन B2 का नेम भी इनिशियलाइज कर देगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि दोनों ऑब्जेक्ट का नेम क्या हो जाएगा? विराट हो जाएगा। ये दूसरी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्जेक्ट जैसे ही बने वैसे ही वो हमारा इनिशियलाइज हो जाए। तो हमने ऑब्जेक्ट के बनते ही उसको इनिशियलाइज कर दिया, लाइक उसका नेम हमने उसमें ऐड कर दिया। तो इनिशियलाइज करने का मतलब है, कंस्ट्रक्टर का जो बेनिफिट होता है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। दोनों ऑब्जेक्ट का नेम क्या आ रहा है? हमारा विराट आ रहा है। अब मैं दोनों ऑब्जेक्ट का नाम जो विराट है वो नहीं चाहता, तो अब मुझे क्या करना होगा? तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट चल रहा है, तो इसमें हमारे पास टाइप्स की बात करें, कंस्ट्रक्टर के टाइप, पहला हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट मतलब है सेल्फ आर्गुमेंट। ठीक,
तो हम क्या यूज कर सकते हैं, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कब यूज कर सकते हैं, जब जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सबको सेम वैल्यू से इनिशियलाइज करना है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें तब यूज करना चाहिए, मैं लिख देता हूँ इसमें, when we need to initialize all objects with same values। और आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर कब यूज करना चाहिए मुझे, values। तो अब यहाँ पर अभी जो मेरा ये कंस्ट्रक्टर है, ये कौन सा एग्जाम्पल कहलाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला एग्जाम्पल कहलाएगा। अब मैं आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर है इसको अलग अलग वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, तो इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने क्या करा, सेल्फ के साथ एक आर्गुमेंट और ले लिया, लाइक उसका नाम कर दिया एन। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या कहलाएगा, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर। अब आर्गुमेंट सेल्फ के अलावा कितने भी हो सकते हैं, मैंने सेल्फ के अलावा एक ही आर्गुमेंट रखा है, तो ये मेरा कहलाएगा आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर। अब क्वेश्चन है कि भाई ये जो सेल्फ है इसमें वैल्यू कौन सी आएगी, वो ऑब्जेक्ट खुद आएगा जिस पर ये कंस्ट्रक्टर चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो एन है इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू तो मुझे देनी पड़ेगी। कहाँ से दी जाएगी, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास का नाम लेकर कॉल करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या पास करना है, सेल्फ के बाद जितने आर्गुमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज आप पास करेंगे। फिर सुनेंगे, सेल्फ के बाद जितने भी आर्गुमेंट आपने बनाए हैं कंस्ट्रक्टर में उन सब की वैल्यू आप पास करेंगे। कब, जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। तो आपने यहाँ पर एन के लिए एक वैल्यू पास कर दी, तो मैंने यहाँ वैल्यू पास कर दी, मान लीजिए विराट। तो अब इसको अगर मैं ग्राफिकली समझाऊं तो इसका मतलब है जो B1 है वो कहाँ आ गया, सेल्फ में आ गया, और जो विराट है वो कहाँ आ गया, मेरा एन में आ गया। अब सेल्फ डॉट नेम यानी कि B1 का नेम क्या हो गया, विराट। विराट ना करके मैंने क्या लिख दूं यहाँ पर, एन। इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का, इस लाइन का मतलब हो गया कि B1 का जो नेम है वो विराट हो गया। ठीक है, अब सपोज करो ये लाइन चल रही है, जब ये लाइन चलेगी तो हमारा, अब ये जो B2 है, B2 कहाँ आ गया हमारा, B2 चला गया सेल्फ में, ये आ गया सेल्फ में। लेकिन एन में क्या आया, कुछ नहीं। तो एन की वैल्यू आपको लेकर आनी पड़ेगी, यहाँ से आपको पास करनी पड़ेगी एन की वैल्यू। पास करते हैं, तो यहाँ से मैंने एन की वैल्यू पास कर दी, मान लीजिए रोहित। तो अब ये जो रोहित है, ये रोहित हमारा कहाँ चला गया, ये रोहित चला गया हमारा एन के अंदर। ठीक है, अब जब ये लाइन चलेगी तो इस लाइन में सेल्फ का मतलब क्या है, इस बार जिस ऑब्जेक्ट पे ये चल रहा है, किस ऑब्जेक्ट पे चल रहा है इस बार कंस्ट्रक्टर, B2 पर। तो सेल्फ का मतलब क्या हो गया मेरा, B2। तो B2 का नेम क्या हो जाएगा, जो अभी एन में आया है, एन क्या है मेरा, रोहित। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, इस तरह से जब हम इन दो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो इसका मतलब B1 का नेम क्या हो जाएगा, विराट, और B2 का नेम क्या हो जाएगा, रोहित। अब इसको जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखो आ रहा है दोनों में। अब जिस तरह से मैं B1 B2 ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और इनिशियलाइज करने के लिए सिर्फ मैं क्या डेटा मेंबर यूज कर रहा हूँ, नेम। तो क्या मैं और डेटा मेंबर पास नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, सपोज करो मुझे क्या करना है यहाँ पर,
नेम भी पास करना है, स्ट्राइक रेट पास करना है 120.5, ठीक है। यहाँ पे पास कर दिया, मान लीजिए मैंने 130.7। तो अब सोचो जब ये लाइन चलेगी तो B1 चला गया सेल्फ में, ठीक है, विराट आ गया एन के अंदर, ये कहाँ जाएगा? तो आपने क्या करना होगा, एक और आर्गुमेंट चाहिए होगा, लाइक आपने एस में स्टोर कर दिया। अब ये जो एस है ये सेल्फ के अंदर कैसे इनिशियलाइज किया जाए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सेल्फ डॉट स्ट्राइक रेट, यानी कि जो B1 है, B1 का स्ट्राइक रेट क्या हो गया, जो अभी किस में आया हुआ है, एस, ठीक है। चलो अब जब ये लाइन चलेगी तो इस लाइन में B2 चला गया सेल्फ के अंदर, रोहित आ गया एन के अंदर, और ये वैल्यू आ गई एस के अंदर। तो अब B2 का नेम हो गया रोहित, B2 का स्ट्राइक रेट हो गया जो 130.7। इस तरह से आप इनको जब देखेंगे कि भाई B1 का स्ट्राइक रेट क्या है, और यहाँ देखो B2 का स्ट्राइक रेट आ गया, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये हो गया आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर। और इससे पहले जो आपने पढ़ा था जिसमें सिर्फ सेल्फ आर्गुमेंट होता है, वो हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब पाइथन में ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों कंस्ट्रक्टर एक साथ आप यूज कर पाए। जैसे आपका मन करता है कि मैं दोनों कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा अपनी क्लास में, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही बनाऊंगा और आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर ही बनाऊंगा, तो ये एरर आ जाएगी। कोई एक ही कंस्ट्रक्टर आप यूज कर पाएंगे, तो जब आप डिफाइन करेंगे तब एरर नहीं आएगी। देखते हैं क्या मैं कहना चाहता हूँ। सपोज करिए आपने अपनी क्लास में ये तो बना दिया, ये वाला कंस्ट्रक्टर, एक और बना दिया, ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और आपने सोचा कि भाई वो ऑब्जेक्ट जो इस वाले कंस्ट्रक्टर से बनेगा उसका नेम हम पहले से सेट कर देते हैं ABC, और उसका जो स्ट्राइक रेट है पहले से हमने 100 दे दिया। तो अब वो ऑब्जेक्ट जो इस कंस्ट्रक्टर से बनेगा उसका इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, उसका नेम ABC हो जाएगा, उसका स्ट्राइक रेट 100 हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर B3 ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसा करने मैंने सोचा भाई ये वाला जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बन जाएगा, लेकिन ऐसा सोचना मेरा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो देखना। पाइथन में हमेशा एक रूल रहा है क्या, कि आप सेम नेम के दो फंक्शन या सेम नेम के दो मेथड जब एक ही जगह पर डिफाइन करते हैं, एक ही क्लास में डिफाइन करते हैं, तो वो पहले वाले को रिप्लेस कर देता है। यानी कि अब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये हमारा रिप्लेस कर देगा, किसको रिप्लेस कर देगा, इस वाले कंस्ट्रक्टर को रिप्लेस कर देगा। इट मींस जब आप इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में आप ये वैल्यूज पास नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है अब ये फाइनल कंस्ट्रक्टर माना जाएगा, और ये कैसा है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमारा एक्सेप्ट ये नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके कोड में आ जाएगी एरर। देखो कैसे आएगी, क्या कह रहा है, इनिट टेक्स वन पोजिशनल आर्गुमेंट, कौन सा वाला, सेल्फ वाला, लेकिन आपने कितने दे दिए, 3 दे दिए। और कहां पर एरर आई है, देखो एरर आ रही है इस लाइन पर, जब मैं B1 का क्या बना रहा हूँ, बैट्समैन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इन वैल्यूज को पास कर। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ये कंस्ट्रक्टर रहा ही नहीं। अब जरा देखो, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं और इसको मैं बाद में लिख दूं, तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर फाइनल माना जाएगा, ये वाला। अब ये वाला खत्म हो गया, अब ये वाला माना जाएगा। तो अगर ये माना जाएगा तो ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन अब ये नहीं चलेगा क्योंकि अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में कौन आया, ये वाला है। तो जो कंस्ट्रक्टर सबसे लास्ट में डिफाइन करेंगे वही कंस्ट्रक्टर का यूज करके ही अब सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो कभी भी क्लास में एक साथ 2 कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ तक चल गया हमारा, और ये हमारा नहीं चलेगा। तो अब जो लोग C++, जावा पढ़कर आए होंगे
वहां पर एक कंसेप्ट पढ़ाया गया हुआ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इसी को कहते हैं कि आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करके बना सकते हैं। पाइथन में ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर आपने ऐसा करना है तो ऐसा करने का एक अल्टरनेट अप्रोच है। कैसे अल्टरनेट, उसकी बात करें। मैंने क्या करा, मैंने नेम को पहले ही डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दिया ABC, और एस की वैल्यू क्या कर दी मैंने 100। अब जरा देखो, सोचो, ध्यान से सोचो। जब मैं B1 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो B1 आ गया सेल्फ में। अब ये जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, मेरी n के अंदर। अगर मैं इसको नहीं भी देता हूं तो डिफॉल्ट वैल्यू n की क्या चल रही है, ABC। और अगर मैं इसको नहीं भी दूंगा तो क्या चलेगा, s की वैल्यू 100। अब सोचो, ये वाला जो ऑब्जेक्ट अब बन जाएगा, क्यों, क्योंकि B3 में क्या चला जाएगा, सेल्फ। अब बाकी दोनों मैंने दी नहीं वैल्यू, मत दीजिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी n और s को क्या कर दिया है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट की तरह इनिशियलाइज कर दिया। तो ये अकेला कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वाले कंसेप्ट को इंप्लीमेंट आपका कर रहा है। अब देखो, आपका मन है कि आप दोनों चीजें पास नहीं करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट्स, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप बिना आर्गुमेंट दिए बनाएंगे, उन सबका इनिशियल नेम क्या हो जाएगा हमारा, ABC, और स्ट्राइक रेट क्या हो जाएगा उसका 100, जैसे B3 वाले का होगा। ठीक है। अब आपका मन करता है नहीं, इस बार मैं बैट्समैन बनाऊंगा B4, लेकिन सिर्फ क्या पास करूंगा, सिर्फ नाम पास करूंगा। भाई नाम पास कर दो, मान लो मैंने राहुल पास कर दिया, और स्ट्राइक रेट पास नहीं करूंगा, मत करो। अब सोचो, B4 ऑब्जेक्ट बनेगा तो B4 कहाँ चला गया, एस सेल्फ में, और राहुल कहाँ आ गया, n के अंदर आ गया। एस की वैल्यू क्या रह गई, डिफॉल्ट रह गई, कौन सी, 100। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ऐसे चल जाएगा, B4 डॉट स्ट्राइक रेट ये हो गया B4। अब सोचो, एक ही कंस्ट्रक्टर कितने कंस्ट्रक्टर रोल प्ले कर रहा है। तो जो लोग C++, जावा, C# पढ़कर आए हैं, वो लोग देख पा रहे होंगे कि पाइथन का कंस्ट्रक्टर कितना पावरफुल है। यही काम, यही चीज अचीव करने के लिए C++ और जावा में मुझे इतने ही कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ेंगे, 3-3 कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ेंगे, और यहाँ एक ही कंस्ट्रक्टर सारा काम मेरा हो चुका। फाइन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का पर्पज है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, मैंने तरह तरह से आपको कंस्ट्रक्टर का रोल बता दिया, कैसे कंस्ट्रक्टर हमारा काम